वेलकम बैक टू ज्ञान विहार यूट्यूब चैनल। और अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की एक नए पॉइंट के साथ में आज के सेशन को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में वीबीटी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चल रही थी, केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट को बना के लेके चल रहे हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे वीबीटी। वीबीटी ये एक सहसंयोजक बंध की एक नई अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा इसको अपन कह सकते हैं। कि सहसंयोजक बंध के बारे में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से बनता है, उसी को एक नए रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। यानी ये सहसंयोजक बंध से ही रिलेटेड थ्योरी है वीबीटी थ्योरी। और इसको अपन देखें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पूरा नाम इसका होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इसका पूरा नाम होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहा जाता है इसको संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत इसको कहा जाता है। ये इसका हिंदी में नाम है। वीबीटी इंग्लिश में इसको कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसका हिंदी में जो नाम होता है वो संयोजकता बंध सिद्धांत होता है। देखो, ये थ्योरी अपन देखें तो सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी थी? इस थ्योरी को प्रतिपादन किया था, इस थ्योरी को सबसे पहले जो देने वाले थे वो थे हिटलर और लंदन। इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेट आईसीआर के बच्चों के लिए, तो आप इसको नोट कर लेना कि जो वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किसने दी थी, उसका प्रतिपादन किया था किसने? हिटलर और लंदन ने किया था। अब बात अपन करते हैं कि ये थ्योरी क्या समझाना चाह रही है हमें, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि अपन ने जैसे पहले सहसंयोजक बंध के निर्माण की प्रक्रिया को अपन ने समझा कि सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनता है, तो उसमें अपन ने जितनी भी बातें की थी वो सारी की सारी बातें मान के चलो कि लुईस के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? लुईस। तो जिसको अपन लुईस अवधारणा भी कह सकते हैं, तो वो लुईस की बातें थी, इसलिए उसको लुईस अवधारणा भी अपन कह सकते थे। तो ये जो लुईस वाली जो बातें थी, अपन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करवा के बंध बनाने की बातें अपन ने की थी। तो ये जो थ्योरी थी या जो अवधारणा थी लुईस की, ये कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाने के कारण से इसकी ये जो थ्योरी थी वो यहाँ पर ही सीमित रह गई। फिर उसके नए रूप को प्रेजेंट किया था किसने? हिटलर और लंदन ने। तो कौन कौन सी कमियां रही? देखो, एक तो कमी ये रही कि जो लुईस अवधारणा थी जो अपन ने समझा था, वो जो अवधारणा थी वो क्या नहीं बता पा रही थी। एक तो जो आपके पास किसको नहीं समझा सका था? ज्यामिति को ये नहीं समझा सका था। दूसरी बात, ये अणु में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड की जो बंध वियोजन एंथैल्पी होती है, बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी की बातें नहीं समझा सका। और ये जो एक बॉन्ड लेंथ होती है, बंध लंबाई, जिसको अपन शॉर्ट में BL भी कह देते हैं, इसको भी ये नहीं समझा सका। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें थी, ऐसी कुछ बातें थी जिनकी व्याख्या जो लुईस की बातें थी या लुईस की अवधारणा थी वो स्पष्ट नहीं कर पाई थी। इस कारण से ये जो अवधारणा थी वो यहीं सीमित रह गई, और उसके बाद में इसको नए रूप में प्रेजेंट किया किसने? हिटलर और लंदन ने, जिसको अपन कहते हैं आज किस नाम से जानते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत या वीबीटी के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो ये क्या कहता है, इसकी बातें हमें समझनी है। अभी तक तो अपन ने सिर्फ लुईस अवधारणा में ये समझा था कि जो परमाणु होते हैं पास में आते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है, और आपस में मिलने से इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है, जिससे बंध का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब क्या कहते हैं, इसकी कहानी को हमें समझना है। तो देखो, पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ों को क्लियर करना है, और एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना है, तब जाके ये चीज़ें आपकी समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि पहले इनकी बात क्या थी। तो सबसे पहले तो देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब दो परमाणु आपस में बंध बनाने के लिए एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट सेल होता है, बाह्यतम जो कोश होता है, उसके जो कक्षक होते हैं वो कक्षक आपस में पास में आते हैं, और आपस में पास में आके उनका थोड़ा सा जो हिस्सा होता है वो आपस में ऐसे मिल जाता है। जैसे मान लो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस प्रकार से ये कक्षक है
और ये भी कक्षक, जैसे ये 1s कक्षक, ये भी 1s कक्षक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास पास में आएंगे तो इनका थोड़ा सा जो भाग होता है वो आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। और इसी मिलने वाली प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया था एक अतिव्यापन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग इसको कहा जाता है। यानी जब कक्षक एक दूसरे के पास पास में आते हैं तो उनका थोड़ा सा भाग आपस में मिल जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो परमाणवीय कक्षक होते हैं, परमाणवीय कक्षक क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और कैसे करते हैं, अतिव्यापन के द्वारा। किसके द्वारा, अतिव्यापन के द्वारा। अतिव्यापन के द्वारा क्या करते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अतिव्यापन को अपन क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग भी कहते हैं। दूसरी बात क्या कहती है ये थ्योरी, दूसरी बात ये कहती है कि सभी परमाणवीय कक्षक अतिव्यापन नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ उस चीज को। सभी परमाणवीय कक्षक अतिव्यापन नहीं कर सकते, तो कौन से कक्षक करेंगे, ऐसे कक्षक, यानी वे परमाणवीय कक्षक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या जिसको अपन अनपेयर भी कह देते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या जिनकी उपस्थिति होती है। यानी ये अवधारणा क्या कहती है, ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है कि वे परमाणविक कक्षक ही क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो वे परमाणविक कक्षक ही क्या कर सकते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं जिनके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, उस वही कक्षक क्या कर सकते हैं, अतिव्यापन कर सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तथा जिनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होता है, विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होता है, विपरीत होता है। इसका मतलब क्या है, इसको समझो। अपन जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं, तो अपन जब इस प्रकार से लिखते हैं, कक्षकों को इस प्रकार से बनाते हैं, तो अपन इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार की गति करते हैं, दो प्रकार की गति करते हैं। एक तो करते हैं नाभिक की चारों ओर की गति, जैसे ये नाभिक बना दिया मैंने और ये बाह्यतम कक्षा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक तो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो ये इसकी गति कहलाती है परिक्रमण गति। और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ही घूमता है। एक दूसरी गति जो होती है उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ही, यानी यहाँ पर खुद ही घूमता रहता है इस प्रकार से। जैसे आपने बचपन में किया होगा, जो छोटी चक्री आती है उसको अपन ऐसे हाथ से घुमाते हैं तो वो एक ही जगह घूमती रहती है, तो वो होती है उसकी गति। उस गति को अपन कहते हैं परिभ्रमण गति। कौन सी गति कहते हैं, इस प्रकार की गति जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको कहा जाता है परिभ्रमण गति। क्या कहा जाता है, परिभ्रमण गति कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन दोनों गति करता है, ये गति भी करता है और ये गति भी करता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है ना, इस गति को ही अपन इस चिन्ह से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन की ये परिभ्रमण गति होती है और इसको अपन इस प्रकार से, इसका मतलब ये होता है कि ये दक्षिणावर्त घूम रहा है और इसका मतलब ये कौन सी दिशा में घूम रहा है, वामावर्त घूम रहा है। तो ये इस प्रकार से हमें चीज़ों को समझाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपन ने लिखा कि ऐसे कक्षक अतिव्यापन कर सकते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन हो, और जिनका इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो, विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा का मतलब ये हुआ, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर लिखा ये एक परमाणु का
ये कक्षक है कौन सा 1s, और ये दूसरे परमाणु का कक्षक है कौन सा 1s। ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल की क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब यदि इसमें मानो कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसका मतलब ये अतिव्यापन नहीं कर पाएगा, यानी ये ओवरलैपिंग या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जैसे मान लो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब ये बंद बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये किससे करेगा, इससे करेगा, तो इसमें भी क्या होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। अब आपसे कहा जाए कि बताओ ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप कहोगे कि नहीं कर सकते। क्यों? दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। यदि ये वामावर्त घूम रहा है तो ये दक्षिणावर्त होना चाहिए, यदि ये दक्षिणावर्त है तो ये वामावर्त होना चाहिए। अब 1s और 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कक्षक आपस में क्या कर सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो क्या कहता है आगे, यानी परमाणु जो भी होता है वो परमाणु हमेशा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वो गैसीय अवस्था में करता है। परमाणु गैसीय स्टेट में, गैसेस स्टेट, गैसीय स्टेट में, गैसीय अवस्था में कोवलेंट बॉन्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये मैंने थ्योरी आपको समझा दी, किसकी, ये थ्योरी मैंने समझाई आपको किसकी, वीबीटी की। यदि वीबीटी में ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो परमाणु गैसीय अवस्था में ही क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठोस अवस्था में कभी भी कोई सा एटम भी बंद का फॉर्मेशन नहीं करेगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे अभी बात करें अपन, जैसे मानो कि मैंने लिखा कार्बन। अब ये कार्बन जैसे मानो कि सॉलिड स्टेट में है, इसका एटॉमिक नंबर आप जानते हो कितना होता है, 6 होता है। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका लिखूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p4 हो जाएगा, 2p2 सॉरी। इसका मतलब ये क्या हुआ, अभी ये सॉलिड अवस्था में है, इसका सॉलिड अवस्था में ये विन्यास है। इसको मैं ऐसे बनाऊं तो 1 में जो s होगा इसका इस प्रकार से, ये 1s है, ये 2s है, और इसका बना दिया मैंने 2p। p में आपको पता है p ऑफ कोष में, p सब सेल में कितने कोष होते हैं, कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर और इसमें एक एक आ जाएगा। इसमें आपको दिख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए मैंने। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये इसका सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट, या मैं कह सकता हूँ नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट में है ये। अब क्या होगा, जैसे ही इसको कुछ उष्मा दी जाएगी तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट या अपन उत्तेजित अवस्था इसको कह सकते हैं। उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है ये गैसीय स्टेट में पहुंच जाता है। अगली इसकी होगी गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट। तो गैसीय स्टेट का मतलब ये हो गया कि एक्साइटेड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, आपको इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफ़र करना है आगे वाले कोषों में या आगे वाले कक्षकों में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैलेंस शेल होता है, जो बाह्यतम कोष होता है, सिर्फ उसी के इलेक्ट्रॉनों का हमें क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही इसको उष्मा दी जाएगी इसको, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण से क्या होगा, इसके जो 2s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आगे वाले कोष में चला, आगे वाले कक्षक में चला जाता है, और इसकी एक्साइटेड स्टेट ये बन जाती है, ये बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस कार्बन के पास में इसकी एक्साइटेड स्टेट या इसकी गैसीय स्टेट में अपन देखें तो इसके पास 4 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि कार्बन चाहे तो कितने 4 कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षकों में वही उसकी क्या कहलाती है, उस परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है या वैलेंसी कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है।
ये आपको ध्यान रखना है। यह संयोजकता या वैलेंसी इसको कहा जाता है। तो ये बातें थी किसकी, वीबीटी की। ये वीबीटी की थ्योरी की बातें थी जो मैंने आपको समझा दी। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हिटलर और लंदन ने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, परमाणु कक्षक आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कक्षक आपस में थोड़े बहुत मिल जाते हैं। अगली बात इसमें क्या बताई, इसमें ये बताया कि परमाणु कक्षक सिर्फ वे ही अतिव्यापन कर सकते हैं जिनमें क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और साथ में एक कंडीशन और कि इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वो क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। उसके बाद में अगली बात जो इसने बताई वो क्या बताई कि हमेशा जो परमाणु होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो कौन सी अवस्था में करते हैं, गैसीय अवस्था में करते हैं। वो सॉलिड अवस्था में कभी किसका फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक की बातें मैंने आपको बताई। और मैंने ये एग्जांपल दिया आपको कार्बन वाला। कार्बन के पास पहले 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे सामान्य स्टेट में, तो इसका मतलब ये 2 बंद का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन ये सॉलिड अवस्था में है तो इसको जब एनर्जी मिलेगी तो ये गैसीय स्टेट में पहुंचेगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो इसके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसके पास 4 क्या हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 बंद का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस शब्द की, अतिव्यापन की, ओवरलैपिंग। इसको अपन समझते हैं डिटेल से। तो देखो ओवरलैपिंग क्या होती है, इस चीज़ को अपन समझते हैं। तो ओवरलैपिंग को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो कक्षक होते हैं परमाणु में उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी आकृति किस प्रकार की होती है। 1 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर अपन ओवरलैपिंग को समझते हैं। क्योंकि जब तक हमें परमाणु इसे मेरे हिसाब से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर परमाणु कक्षक की। परमाणु कक्षक जिसको अपन ऑर्बिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो देखो कक्षक जो होते हैं इनको मैं डिटेल से एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, उस समय अपन बहुत डिटेल से इन पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी अपन सिर्फ अपना जो ओवरलैपिंग का जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए तो जितनी जानकारी हमें चाहिए उसके लिए वो जानकारी मैं यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु कक्षक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है S प्रकार का, एक होता है P प्रकार का, एक D और एक होता है कौन सा, F प्रकार का। आपको इन तीनों की आकृति को ध्यान में रखना है। इन तीनों की आकृति S, P और D, इन तीनों की आकृति को ध्यान रखना है। S कक्षक जो होता है उसकी आकृति आपको ध्यान रखना है कैसी होती है, गोलाकार आकृति होती है। कैसे, गोलाकार आकृति होती है। कौन सी कक्षक की, S कक्षक की। जो P कक्षक होता है उसकी जो आकृति होती है वो होती है डंबलाकार। डंबलाकार का मतलब होता है इस प्रकार से, डमरू की तरह। यानी इसके 2 अलग अलग पार्ट होते हैं जिनको अपन कहते हैं पालियाँ। क्या कहा जाता है इनको, पालियाँ कहा जाता है। तो इसकी 2 पालियाँ होती है, ये कक्षक होता है। ये कौन सा हो गया, इसको कहते हैं डंबलाकार, डंबलाकार। फिर अपन बात करें डी की, तो डी जो कक्षक होता है उसकी आकृति होती है द्विडंबलाकार। द्विडंबलाकार का मतलब होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से 2 डमरू बनते हैं, इसको कहा जाता है द्विडंबलाकार। द्विडंबलाकार इसको कहा जाता है, डंबलाकार। तो ये आपको ध्यान रखना है। एफ कक्षक जो होता है उसकी आकृति बहुत जटिल होती है, इसलिए इसको ऊपर सामान्य तौर पर नहीं बनाते हैं, बहुत जटिल संरचना होती है। तो आपको इन 3 की ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एस कक्षक जो होता है ये उपकोष भी होते हैं, सॉरी। तो एस उपकोष में सिर्फ एक ही कक्षक होता है। क्या होता है, एक ही कक्षक। यहाँ पर लिख देता हूँ कक्षक की संख्या, एक ही होता है। जो पी होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 3, जिनको अपन लिखते हैं, एक को तो पी एक्स लिख देते हैं, एक को लिख देते हैं पी वाई और एक को क्या लिख देते हैं पी जेड। अक्स वाई जेड का मतलब ये होता है कि इनकी जो पालियाँ होती है वो इन अक्षों पर क्या होती है, व्यवस्थित होती है। पी एक्स की पालियाँ अक्ष पर, पी वाई की वाई अक्ष पर और इसकी जेड अक्ष पर होती है। इस प्रकार से थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, जैसे ये अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, तो इसकी पालियाँ यहाँ पर, तो ये पी एक्स की आकृति होगी। इसकी अपन देखें तो इसमें पी वाई, इसकी जैसे ये अक्ष और ये वाई, तो इसकी पालियाँ वाई पर होगी। और एक बच्चा कौन सा, पी जेड। तो पी जेड में क्या होगा, इसकी पालियाँ जैसे ये जेड है, ये अक्ष, ये वाई और ये जेड, तो इसकी पालियाँ यहाँ पर जेड पर स्थित होगी। तो ये 3 कक्षक मैंने बना दिए।
उसके बाद में हम बात करें तो डी उपकोष की, तो डी उपकोष में क्या होगा, डी उपकोष में होते हैं 5 कक्षक। कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं, जिनको अपन लिखते हैं, एक तो होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, और एक होता है डी एक्स जेड, और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक होते हैं। तो इनकी आकृति अभी मैंने बताई इस प्रकार से होती है। आपको ये ध्यान रखना, एक्स वाई में जो पालियाँ होती है वो एक्स और वाई के बीच में होती है, वाई और जेड में वाई और जेड के बीच में होती है, और एक्स और जेड के बीच में होती है। और इसकी आपको विशेष ध्यान रखनी है, इसकी आकृति इस प्रकार से होती है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो इनकी जो पालियाँ होती है वो अक्षों पर ही होती है, इस प्रकार से होती है, अक्षों पर ही होती है। इसको सही तरीके से बना देता हूँ मैं, इस प्रकार से होती है, ये एक्स अक्ष और ये वाई। तो इसकी आकृति बना रहा हूँ मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो देखो इसकी पाली यहाँ पर इस प्रकार से होगी, यानी जो अक्ष होती है उन अक्षों पर स्थित होती है, और इन तीनों की जो पालियाँ होती है वो अक्षों के बीच में होती है, अक्षों के बीच में। जैसे मैं एक की उदाहरण बना देता हूँ, इसका उदाहरण बना के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि अक्ष और ये वाई है, तो देखो अक्ष और वाई के बीच में, यानी इनकी पालियाँ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। तो ये आकृति बन गई किसकी, डी अक्ष और डी एक्स वाई की। इसी प्रकार इनकी हो जाएगी, तो ये अक्ष चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर वाई जेड आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अक्ष जेड आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक इसकी आकृति ध्यान रखनी है डी जेड एक्स स्क्वायर को। इसकी आकृति बना रहा हूँ आपको, देखो इसकी आकृति इस प्रकार से होती है, जैसे ये जेड है, ये जेड है। तो इसमें क्या होगा, इसकी इस प्रकार से पालियाँ होती है, और इसके बीच में एक वल्ले के रूप में पाई जाती है, एक वल्ले पाई जाती है बीच में। तो इसकी आकृति सबसे डिफरेंट होती है, किसकी, डी जेड स्क्वायर की। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन कक्षकों की आपको आकृति ध्यान रखनी है, क्योंकि अपन जब ओवरलैपिंग को पढ़ेंगे तो ओवरलैपिंग में इनकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। ये एस कक्षक, ये पी कक्षक और ये डी कक्षक, इसकी आकृति हमें नहीं देखनी है, क्योंकि बहुत जटिल आकृति होती है, इसकी आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ने वाली है। आवश्यकता ज़्यादा एस और पी की पढ़ने वाली है, डी की भी ज़्यादा आवश्यकता जैसे जेट आईसीआर के लिए तो नहीं पढ़ने वाली, जैसे नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनको बहुत डिटेल से समझ लेंगे। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये बातें समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं आगे ओवरलैपिंग की, अतिव्यापन की। क्या होता है ओवरलैपिंग, इसको अपन समझते हैं। देखो ओवरलैपिंग की अपन ने बात की अभी थोड़ी बहुत। ओवरलैपिंग में होता क्या है कि जो परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में आकर टच होते हैं, तो टच होते समय इनका थोड़ा सा भाग आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और उसी मिक्स वाले भाग को अपन, उसी परिघटना को अपन क्या कर देते हैं, अतिव्यापन कह देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अतिव्यापन। अतिव्यापन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इसको कहा जाता है। अब देखो ओवरलैपिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप, 2 प्रकार की होती है। एक तो इसमें पहले आती है अक्षीय अतिव्यापन। एक तो कौन सा आता है, अक्षीय अतिव्यापन आता है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये, आप ध्यान से समझोगे तो बड़ा आनंद भी आएगा, समझने में ऐसी कोई बात नहीं। तो अक्षीय ओवरलैपिंग जिसको कहा जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इंग्लिश में इसको कहा जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। दूसरी होती है, इसको पार्श्व अतिव्यापन भी कहते हैं हिंदी में, या इसको समांतर अतिव्यापन भी कहते हैं, समांतर अतिव्यापन। और आपको पता है समांतर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, समांतर को इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल ओवरलैपिंग, या इसका एक दूसरा नाम मैं और बोलूं, पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको नाम ध्यान रखने पहली चीज़ तो। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, ओवर जो अक्षीय जो फॉर्मेशन होता है, अक्षीय जो ओवरलैपिंग होता है, उससे जो बॉन्ड बनता है, जो सहसंयोजक बंध बनता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसको कहा जाता है सिग्मा बंध। क्या कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड इसको कहा जाता है। ये सिग्मा बॉन्ड का मैंने फॉर्मेशन लिखा है, सिग्मा बंध। ये इसका
सिंबल होता है। सिग्मा बंद का ये क्या होता है, सिग्मा का सिंबल होता है। इस प्रकार से आपको मिलेगा। दूसरा होता है पार्श्व या समांतर अतिव्यापन, जिसको अपन पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहा जाता है। यानी इसमें सिर से, या अपन इसको समझेंगे भी, देखो पार्श्व समांतर अतिव्यापन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहा जाता है पाई। क्या कहा जाता है, पाई बॉन्ड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाई बॉन्ड, जिसका ये मैंने सिंबल लिखा है पाई का। पाई को कभी कभार अधिकतर बच्चे इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो ये भी पाई होता है, ये भी पाई होता है। इसको कहा जाता है पाई बंद। पाई बंद इसको कहा जाता है। आपको पहले तो दिमाग में ये ध्यान रखने की अतिव्यापन ओवरलैपिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, दो प्रकार से हो सकती है। आपस में परमाणु कक्षकों का आपस में मिलना दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है अक्षीय अतिव्यापन, जिसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, और इससे जो भी बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है क्या, सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम दिया गया है, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी होती है पार्श्व या समांतर अतिव्यापन, जिसको अपन पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। और इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। ये इसका क्या है, सिंबल है पाई का। अब अपन समझते हैं कि अक्षीय अतिव्यापन क्या होता है, पार्श्व अतिव्यापन क्या होता है। इस चीज को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन अक्षीय अतिव्यापन की बात करते हैं। किसकी, अक्षीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन, तो देखो ये अक्षीय अतिव्यापन किस किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कक्षक आपस में कर सकते हैं। वैसे अपन इसको एक बार समझे कि अक्षीय अतिव्यापन होता है क्या। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मानो कि कोई भी कक्षक है, कोई भी कक्षक, जैसे मानो कि ये कक्षक मैंने बना दिया और इधर मैंने ये कक्षक बना दिया। इसको आप थोड़ा सा समझ लेना। ये इसका हेड है, यानी ये इसका क्या है, हेड है। इसका ये सिर है, ये इसका क्या है, सिर है। अब देखो ये दो तरीके से आपस में टक्कर कर सकते हैं। एक तो इनके पास में ये तरीका है कि ये इधर से जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे क्योंकि ये अक्ष होती है, ये अक्ष होती है, इसलिए इसको अक्षीय अतिव्यापन भी कहते हैं। समझना आपको, ये जैसे वाई अक्ष होती है तो ऐसे ऊपर से आके लड़े, चाहे इधर से आके लड़े, तो वो अक्ष की दिशा में आके लड़ रहे हैं, या फिर इधर से आके लड़े, यानी वो अक्ष की दिशा में आके लड़ सकते हैं, टक्कर कर सकते हैं, या फिर वाई अक्ष की दिशा में आ सकते हैं, या फिर जेड अक्ष की दिशा में। तो ये दोनों आपस में इस प्रकार से आके टकराएंगे। तो ये इसका हेड और इसका हेड टकरा रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहेंगे। और एक तरीका इनके पास इस प्रकार से, जैसे मानो कि ये कक्षक है और एक ये कक्षक है। अब ये दोनों इस प्रकार से आके चले, यहाँ से चले दोनों, टक 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 ये चले, और चलने के बाद में यहाँ आके दोनों आपस में क्या हो गया, इस प्रकार से टक्कर कर ली इन दोनों ने। तो यहाँ पर इन टक्कर के कारण से इन दोनों का इतना सा हिस्सा आपस में क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पर भी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। एक टक्कर ऐसी थी जिसमें वो एक दूसरे के सिर को भिड़ा रहे थे, सिर को आपस में क्या करा रहे थे, टकरा रहे थे। और एक इस प्रकार की टक्कर थी, दोनों ऐसे चल रहे थे और आपस में आके इस प्रकार से टक्कर कर रहे थे। तो इस प्रकार से आके चलेंगे तो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं। और जब समांतर आके टकराएंगे तो उसको अपन क्या कर देंगे, पार्श्व ओवरलैपिंग कर देंगे। और यदि वो ऐसे अक्ष की दिशा में आके एक दूसरे टकराएंगे, ऐसे आके टकराएंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी, अक्षीय अतिव्यापन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसको अक्सियल, इसको इंग्लिश में अपन एक्सियल भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको देना चाहूँ। जैसे मानो कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आपस में लड़ाना है। तो आपके पास छोटे हैं आप, तो आप उनको आराम से हाथ से क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। आप उनकी टक्कर करवाना चाह रहे हो तो एक तो क्या करोगे, आप इन दोनों को कमर से पकड़ोगे। कमर से पकड़ने के बाद उनके पैर पीछे की तरफ, सिर आगे की ओर, और फिर आप लाके उनको आपस में भिड़ाओगे। तो उनका क्या टकराया, सिर टकराया। क्या टकराया, सिर। इसलिए दोनों की सिर टकरा रहे हैं, इसलिए उसको अपन कह देंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और यदि अपन दूसरा तरीका अपने पास ऐसे है कि दोनों को इस प्रकार से या बीच में से पकड़ेंगे, ऐसे खड़ा कर लेंगे, ऊपर दोनों का सिर, पेट दोनों के नीचे, और फिर लाएंगे इनको दोनों को पास में। वो आपस में लातों से, गुस्सों से इस प्रकार से क्या करेंगे, एक दूसरे के, वो एक लात मारेगा, वो उसके थप्पड़ मारेगा, इस प्रकार से हाथों से और लातों से वो क्या करेंगे, एक दूसरे के टक्कर करेंगे। तो वहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, वहाँ पर जो टक्कर हो रही है, वो कौन सी हो जाएगी, पार्श्व। और इस प्रकार से अपन हेड टू हेड ला के टकराएंगे उनका, तो वो कौन सा आ जाएगा, अक्षीय अतिव्यापन हो जाएगा। अब इनको देखो, अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन,
ये किस किस के बीच में हो सकता है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये अपन देखें तो ये S और S कक्षक के बीच में हो सकता है, यानी इसको अपन कह सकते हैं SS अक्षीय अतिव्यापन। SS कक्षक के बीच में हो सकता है। यहाँ पर S और यहाँ पर S का मतलब है कि एक परमाणु का भी S कक्षक और दूसरे परमाणु का भी कौन सा कक्षक? S कक्षक। तो ये देखिए अपन, जैसे मानो कि S कक्षक आपको ध्यान रखना है गोलाकार आकृति का होता है। कैसा होता है? गोलाकार। ये कक्षक S है और ये कक्षक भी S है। ये दोनों आपस में एक दूसरे पास पास में आते हैं, टक्कर करते हैं, और टक्कर करने से इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है इस प्रकार से, और इनका इतना सा हिस्सा आपस में क्या हो जाता है? ओवरलैप कर जाता है, आपस में मिल जाता है, और इसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को अपन क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अभी ओवरलैपिंग कहाँ पाई जाती है, इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ कि ये जो SS ओवरलैपिंग होती है ये किस किस के बीच में पाई जाती है। तो अपन इसका एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं H2। अब आपको पता है इसमें H2 में H के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर H लिखा मैंने, यहाँ पर H लिखा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो 1s1, और इसका लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस परमाणु के पास में भी S कक्षक है और इस परमाणु के पास में भी क्या है? S कक्षक है। इसको मैं ऐसे बना दूं, इसको मैं ऐसे बना दूं। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इनके इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए? विपरीत। यदि ये दक्षिणावर्त घूम रहा है तो ये कौन सा होना चाहिए? वामावर्त होना चाहिए। तो ये 1s और 1s, अब ये दोनों कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करनी है। जैसे मानो ऐसे बना दिया मैंने इसको, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि गोलाकार आकृति होती है, दोनों मिलेंगे आपस में, दोनों आपस में मिलेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ओवरलैपिंग का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बनेगा कौन सा? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो H2 अणु में आपको ध्यान रखना SS अक्षीय अतिव्यापन पाया जाता है। कौन सा? SS अक्षीय अतिव्यापन। अपन अक्षीय अतिव्यापन की बात कर रहे हैं। और दूसरा किस में होता है? दूसरा और कौन सा अतिव्यापन हो सकता है? दूसरा हो सकता है SP अतिव्यापन। आपको इसमें ध्यान रखना था S वाले में S की आकृति गोलाकार होती है, और गोल होने के कारण से आप इसको किसी भी दिशा में टक्कर करवा दो, आपको वही अतिव्यापन मिलेगा जो आप पहले करवा दें। किसी भी दिशा में घुमा के आप, क्योंकि ये जो S कक्षक होता है वो दिशात्मक नहीं होता है, अदिशात्मक होता है। इसकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती, गोलाकार होता है इस कारण से। दूसरा देखिए SP अतिव्यापन। दूसरा होता है SP, ये भी अक्षीय अतिव्यापन होगा। अक्षीय अतिव्यापन होगा, इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें एक तो S कक्षक है, एक S और एक कौन सा है? P कक्षक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये S बना दिया मैंने S, और ये बना दिया P। P की आकृति अपन समझी थी अभी कि इसकी आकृति कैसी होती है? डमलाकार होती है। ये P कक्षक है, ये P कक्षक है। तो ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में अतिव्यापन होगा। यहाँ पर ये बीच में अतिव्यापन हो जाएगा। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर ओवरलैपिंग में यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो SP ओवरलैपिंग है, SP अतिव्यापन है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? वही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये किस में पाया जाता है? SP अतिव्यापन किस में पाया जाता है? इसको अपन समझे। तो SP अतिव्यापन का एग्जाम्पल अपन ले, तो इसका एग्जाम्पल अपन ले तो इसके पास अपने आ जाएगा HCl। कौन सा जाएगा? HCl। HCl को समझना है कि HCl कैसे बनता है। इसमें आपको पता चल रहा है कि एक तो हाइड्रोजन का परमाणु, एक कौन है? क्लोरीन का। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s1 हो जाएगा। इसका लिखो तो वो जाएगा 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा? 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बॉन्ड बनाना होता है तो आपको बाह्यतम कोष, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष, जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको साफ साफ बता रहा है। जो नंबर लिखा हो वही साफ साफ बता रहा है कि ये आपका क्या है? संयोजी कोष है। तो इसमें तीसरा संयोजी कोष है, तो इनके कक्षक को आपको काम में लेना है। तो ये बना दिया मैंने 3s और ये बना दिया मैंने क्या? 3p। p में आपको पता है 3 कक्षक होते हैं, 1 2 और 3 हो गए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए।
इसमें अपन देखें तो इसके पास एक ही है, 1s है, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया हुआ है। ये कक्षक पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। अभी बताया मैंने शुरू में कि एक भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये भी पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ये भी पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा। अब इसके पास बचा ये p। अब इसको आप चाहे pz मान लो, चाहे px मान लो, कोई सा ही मान लो, एक p इसके पास बच रहा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इधर कौन बच रहा है, s बच रहा है। आपको इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो आपको जरूर उल्टा लेके चलना है। तो अब ये और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो इधर s जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इधर कौन सा आ गया p, ये pz मान लो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्मा बंध का फॉर्मेशन हो जाता है। तो किस में पाया जाता है, HCl में पाया जाता है, HF में पाया जाता है, HBr में पाया जाता है और HI में पाया जाता है। इनको हेलोजन अम्ल कहा जाता है। और इन हेलोजन अम्लों में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ओवरलैपिंग या कौन सा अतिव्यापन होता है, तो आप कहोगे कि Sp अक्षीय अतिव्यापन होता है। कौन सा होता है, अक्षीय अतिव्यापन होता है। तीसरी अपन बात करें, तीसरा आएगा भाई S कंप्लीट हो गया। S के बाद में अपन देखें तो PP का अतिव्यापन आता है। तो देखो P और P अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन। अब PP की बात कर रहे हैं। अब देखो P में दो चांसेज होते हैं, P में क्या होते हैं, दो चांसेज होते हैं। कैसे होते हैं दो चांसेज, देखो समझो। इसमें इनके सिर को टकराऊंगा ऐसे, तो सिर को टकराऊंगा तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ये हो जाएगी कौन सी, अक्षीय, अक्षीयल या ओवरलैपिंग। ये इसको मैं कह देता हूँ अक्षीय अतिव्यापन। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके। ये अक्षीय, ये दोनों दो बच्चे हैं, ये आपस में इस प्रकार से समांतर के लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पार्श्व है और ये इस प्रकार से इनको पकड़ के इस प्रकार से लड़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अक्षीय अतिव्यापन हो जाएगा। तो अपन P में दो संभावनाएं होती है। P में दो संभावनाएं किस प्रकार से होती है, क्योंकि P कक्षक ऐसे खड़े भी हो सकते हैं, P कक्षक ऐसे सीधे भी हो सकते हैं। तो सीधे आके टक्कर करेंगे तो कौन सा, अक्षीय अतिव्यापन, और एक दूसरे के ऐसे चल के आएंगे, बराबर चल के आएंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, पार्श्व अतिव्यापन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, P कक्षक ऐसे, ये P कक्षक है और इस P कक्षक को मैंने ऐसे बना दिया, ये P कक्षक है, और यहाँ पर ये दूसरा P कक्षक है, यहाँ पर ये दूसरा P कक्षक है। अब ये दोनों आपस में इस प्रकार से टक्कर करेंगे और इस प्रकार टक्कर करके इस प्रकार से आपस में क्या कर लेंगे, इस प्रकार से क्या कर लेंगे, ये आपस में अतिव्यापन कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन होगा वो PP अक्षीय अतिव्यापन होगा। कौन सा होगा, अक्षीय अतिव्यापन, क्योंकि ये हेड की दिशा से आके एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, अक्ष की दिशा से आके टकरा रहे हैं, अक्ष की दिशा से ऐसे आके टकरा रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इनको ओपन कहेंगे अक्षीय ओवरलैपिंग कहेंगे। अब ये किस में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल अपन देखें तो ये पाया जाएगा, एग्जाम्पल ये पाया जाता है जैसे Cl2 में। किस में पाया जाता है, Cl2 में। Cl की भी बात की मैंने, से ये Cl लिख दिया, ये Cl लिख दिया, और इसका वही एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी वही 17 होगा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा 3p5। इसका भी वही 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये आपको देखना है वैलेंसी कक्षक, वैलेंस कक्षक आपको देखने। इसमें देखिए तो इसको बनाए अपन, तो ये 1s 3s और इसके 3, इसी प्रकार इसका 1s वो 3s और इसके भी 3p, ये 3p ये 3s ये 3s और ये 3p। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे इसमें, 2, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 बना दी, 1 2 3 4 5। इसको मैं उल्टा बना देता हूँ। अब देखो ये बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा और ये नहीं बनाएगा। अब दोनों के पास में आपको दिख रहा होगा एक एक बच रहा है। जैसे मान लो इसको PZ मान लो, इसको भी क्या मान लो PZ। अब ये PZ और ये PZ, तो ये इस प्रकार से ये PZ है और इधर ये PZ है,
तो ये PZ और ये PZ, इसके पास इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, इसके पास इस प्रकार से, दोनों ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके इस प्रकार से क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बन गया। कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना Cl2 में कौन सा अतिव्यापन होता है, PP अक्षीय अतिव्यापन होता है। कौन सा होता है, PP अक्षीय अतिव्यापन होता है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, अक्षीय अतिव्यापन की यहाँ तक की बातें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। SS अक्षीय अतिव्यापन हो सकता है, SP हो सकता है और PP भी आपस में क्या कर सकता है, अक्षीय अतिव्यापन कर सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, पार्श्व अतिव्यापन की। तो पार्श्व अतिव्यापन S तो कर नहीं सकता। S क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि S तो कैसा होता है, गोलाकार होता है, उसकी आकृति जो होती है वो गोल होती है, वो अदिशात्मक होता है, उसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। तो वो तो क्या नहीं कर सकता, पार्श्व अतिव्यापन नहीं कर सकता। तो S नहीं कर सकता, कौन सा करेगा, P करेगा। तो पार्श्व अतिव्यापन, तो पार्श्व अतिव्यापन में अपन देखें तो कौन सा हो जाएगा, पहले PP अतिव्यापन। कौन सा, PP अतिव्यापन। तो PP अतिव्यापन में अपन देखें तो जैसे इस प्रकार से है, ये P कक्षक है और ये भी P कक्षक है। अब ये दोनों इस प्रकार से चले एक दूसरे के पास पास में और एक दूसरे के पास पास में चल के इस प्रकार से इनकी ओवरलैपिंग हो जाए, इस प्रकार से आके इनकी क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, यहाँ पर इनका हिस्सा मिल जाए आपस में आके। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, कौन सी है, पार्श्व या साइड वाइज ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं, पाई बंद का यहाँ पर निर्माण होता है। ये किस में होता है, इसको अपन समझना है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ध्यान से समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझना। पाई बंद कभी भी अकेला नहीं बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाई बंद कभी भी अकेला नहीं बन सकता है। पाई बंद हमेशा ही सिग्मा बंद के साथ आता है। पहले सिग्मा बंद बनता है, उसके बाद में ही पाई बंद बन सकता है। कभी भी पाई बंद सिग्मा बंद से पहले नहीं बन सकता। यदि पाई बंद का अस्तित्व है तो वो सिग्मा बंद के साथ है, कभी भी अकेले पाई बंद का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस चीज़ को अच्छी तरीके से दिमाग में गांठे बांध लेना। अकेला पाई बंद नहीं पाया जा सकता, वो हमेशा होगा तो सिग्मा बंद के साथ होगा, वरना होगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल ये किस में पाया जाता है। तो मैं अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ पहले किसका, N2 का एग्जाम्पल। N2 की बजाय में पहले लेता हूँ किसका, O2 का। O2 में इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है। एटॉमिक नंबर आप जानते हो कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 4 हो गए 8। इसका भी 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा, 2p 4 हो जाएगा। अब आपको संयोजी कोष, ये रहा संयोजी कोष, बाह्यतम कोष देखना है। तो इसके 2s को बना दिया और इसके 2p को बना दिया। इसमें भी इसके 2s को बना दिया और इसके 2p को बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं इसमें, s में 2, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें भी 2 आ गए, इसमें 1 2 3 और ये हो गए कितने, 4 हो गए। कितने, 4। अब आप देखो कि आपको दिख रहे होंगे कि इसके पास कितने, 2 कक्षक ऐसे हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। और आप वीवीटी थ्योरी को याद करो, मैंने क्या कहा था, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होंगे वो क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी ओवरलैपिंग कर सकता है और ये भी ओवरलैपिंग कर सकता है। इधर भी अपन देखें तो ये भी ओवरलैपिंग और ये भी ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब जैसे मान लो कि पी में 3 होते हैं, तो इसको मैं मान लो PX, इसको मान लो PY और इसको क्या मान लो PZ। इसी प्रकार इसमें इसको 2PX मान लो, इसको 2PY मान लो और इसको क्या मान लो, 2PZ मान लो। अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों, ये और ये दोनों पहले क्या करेंगे, PY और PY, ये दोनों क्या करेंगे आपस में, पहले किसका करेंगे, अक्षीय अतिव्यापन। ये दोनों क्या करेंगे, अक्षीय अतिव्यापन करेंगे, ये दोनों अक्षीय। और फिर ये दोनों बचे, ये दोनों जो बचे ये क्या करेंगे, पार्श्व अतिव्यापन करेंगे। क्या करेंगे, पार्श्व अतिव्यापन। तो इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ इसको और फिर यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो देखो इसमें ये मैंने ऑक्सीजन बनाया यहाँ पर और यहाँ पर ये मैंने दूसरा ऑक्सीजन बनाया।
आपको पता है इसके पास 2 p कक्षक बच रहे हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक तो मैंने ऐसे बना दिया और एक मैंने ऐसे बना दिया। इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये p y मान लेता हूँ और ये p z है। इसी प्रकार इसके पास में भी ये आ गया और ये आ गया। और अब जो बच रहा था दूसरा, इसको मैंने ऐसे प्रकार से बना दिया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ जाएंगे और ये आपका कौन सा है, पी वाई है और ये पी जेड है। ये 2p 2 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पर ओवरलैपिंग से जो बना है वो कौन सा बना है, सिग्मा बंध बना है। कौन सा बना है, सिग्मा बंध यहाँ पर बन रहा है। अब ये दोनों बचे, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग यहाँ पर कर लेंगे। इन दोनों को पास पास में नहीं ला सकता, बल्कि इनके बीच में ओवरलैपिंग इस प्रकार से होती है, इस प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पर कौन सा बंध, पाई बंध बन जाएगा। तभी तो अपन ऑक्सीजन को इस प्रकार से लिखते हैं, डबल बॉन्ड, जिसमें एक तो होता है पाई बंध और एक इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें क्लियर की, पीपी अक्षीय, पीपी पार्श्व अतिव्यापन को, ठीक है। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप N2 का आप खुद घर से प्रयास करना। N2 में क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा होता है, दोनों क्या होते हैं, पाई बंध होता है। आप इसको बनाने की कोशिश करना घर से, ठीक है। तो आज अपन ने VBT थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। VBT थ्योरी में और बाकी कुछ चीज़ रह गई, वो तो अपन अगले वाले लेसन में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।